हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस दिखाया था सीसैट का। और हमने देखा था कि किस प्रकार की रणनीति हमें रखनी चाहिए। हमें कोई बुक्स नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, ना ही तो मैथ का बुक लेना है, ना ही रीजनिंग का, और ना ही हमें गद्यांश जैसे हम बोलते हैं पैसेज, इनका कोई बुक लेना है। फिर तैयारी किस प्रकार से करनी है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है, सिर्फ हमें 2011 से लेकर के और टिल ईयर्स तक के, जब तक पेपर हो चुका है, जैसे भी 2022 तक का पेपर हमारे पास है, तो तब तक के पेपर यदि हम सारे पेपर्स को कंटिन्यूअसली कर लेते हैं, सारे प्रश्न उसके हम हल कर लेते हैं, तो आप को फिर कोई और बुक पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बुक से पढ़ना है, तो फिर आप अपने मन मुताबिक कोई भी एक बुक ले सकते हैं। आर एस अग्रवाल का मैथ्स ले सकते हैं आप, इसी प्रकार से आप रीजनिंग भी ले सकते हैं आर एस अग्रवाल का। और पैसेज के लिए तो ऐसी कोई बुक है नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, अगर आप इन्हीं को लेकर के चलते हैं, सिर्फ सी सेट के लिए, हम यदि सी सेट की बात करते हैं तो सी सेट के लिए हम सिर्फ पी वाई क्यूज करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 2011 से लेकर 2022 तक। अभी आप 25 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप 2022 तक के सारे पेपर्स आप कर लेना है आपको। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी एक अलग तरीका की रणनीति होती है, तो बता करके ही सिर्फ काम खत्म नहीं हो जाता कि मैंने आपको एक रणनीति बता दी और बस मेरी ड्यूटी होगी खत्म। यदि ऐसा है तो ये तो बहुत इजी काम है, ये तो फिर सब कर ही रहे हैं ना, कि आपको रणनीति क्या होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरे का पूरा यूट्यूब चैनल ही बस रणनीति पे चलाया हुआ है कि रणनीति क्या है। आपको एग्जीक्यूट किस प्रकार से उसे करना है वो आता ही नहीं, कभी भी आपको लाइव दिखाते नहीं कभी भी कि आपको करना किस प्रकार है। और एक जो आपका कहते हैं ना कि एक टीचर का सानिध्य होना चाहिए, तो सानिध्य है नहीं जब तक आपके पास में किसी, मैंने आपको कोई भी बात बताई, कोई ट्रिक्स मैंने आपको बताई, या कोई भी तरीका की आपको मैंने सजेशन किया, जब तक मैं आपको उसे एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाता हूं तो आपके लिए वो व्यर्थ है। उसके बताने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब बताई हुई बातें हमारे व्यवहार में आए, हमारे आचरण में उतर जाएं और हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाएं। तो इसे बनाने के लिए क्या चाहिए? इसे बनाने के लिए चाहिए कि फिर आपको लगातार पुश किया जाए उसे करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल ही मैंने आपसे डिस्कशन किया था सी सेट की स्ट्रेटजी को लेकर के, और वहां पे मैंने लिखा था कि कोई बुक्स की आपको आवश्यकता नहीं है। और ये बात सही है कि कोई बुक्स आपको नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेते हैं तो इससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। सारे पेपर्स सारे प्रश्न, यानी कि कितने हैं, 27 प्रश्न आपको सही करना है 80 प्रश्न में से, तो ये आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 आवर्स का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। अगर आप इत्मीनान से पेपर करते हैं, पूरी तरीका से जागते हुए पेपर करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, आप विचलित नहीं हो जाते हैं कि गलती कर दिया, हड़बड़ाहट एकदम हो गया आपको, वहां पर टाइम बड़ा कम रहता है कि आप देखते ही देखते आपको टाइम निकल जाएगा हाथ से। तो बेहतर है कि आप जो भी करें, पहले आप उसको लगभग 5 बार उसे पहले करके देख लें, यानी कि 5 टाइम्स। आप यदि आप पैसेज के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि मेरी रणनीति का हिस्सा होना, जैसा कि आपको कल बताया था कि आपको पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब आपको आपकी रणनीति यह हो सकती है कि पेपर आपके पास आया, पेपर आने के बाद में इसमें से आपको पहले मैथ्स का पोर्शन देखना है, फिर क्या आपको रीजनिंग का पोर्शन देखना है, या फिर आपको पैसेज देखना है, पैसेज देखना है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि जो समझ है वो किस विषय में ज्यादा है। हो सकता है कि आपका मैथ्स अच्छा हो, यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो सबसे पहले आप मैथ्स के प्रश्न कर लेना सारे। यदि मैथ्स आपका अच्छा है तो मैथ्स के प्रश्न आपको सबसे पहले कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथ मेरा कमजोर है, या फिर नहीं कमजोर है ना ही अच्छा है, ऐसा है कि यदि 20 प्रश्न आएंगे तो मैं 10-11 प्रश्न में कर लूंगा, तो इस तरीका का आपका है, लेकिन मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, यदि रीजनिंग आपकी अच्छी है तो आप रीजनिंग वाले पोर्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीका के हैं कि आपका
जो एप्टीट्यूड बिल्कुल खराब है, ना आपको सीसेट में मैथ सही से आता है और ना ही आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं रीजनिंग के प्रश्न जो है वो कर लूंगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप कर सकते हैं पैसेज से स्टार्ट। समझ गए आप? यदि आपके पास में ऊपर वाले ये दोनों यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तब आपको पैसेज से प्रारंभ करना है। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है अच्छा खासा कि नहीं मैं मैथ से और रीजनिंग के प्रश्न कर लूंगा, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं कि बस मुझे आता है, आता नहीं, आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आपने 5 टाइम्स ये करके देखा है क्या? मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको पेपर में जाने से पहले ये जो रणनीति है, अपनी रणनीति आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरी रणनीति पहले मैथ्स करने का होगा, या मेरी रणनीति पहले रीजनिंग करने का होगा, या मेरी रणनीति पहले पैसेज करने का होगा। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। अब मैं आपको आता हूं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर। हम बात करेंगे आपके परिच्छेद की, आपके गद्यांश की, आपके गद्यांश की बात हम करेंगे यहाँ पे कि गद्यांश जो है वो किस प्रकार से आपको करने चाहिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर, और उसी प्रकार से आपको भी इन्हें करना है। हम एग्जाम, मैंने 2 पेपर यहाँ पे सेम खोले हुए हैं, इसका सीरीज आप चेक कर सकते हैं। ये ए सीरीज का है, 2017 का ये पेपर है, 2017 का पेपर है, ये ए सीरीज है। ठीक है जी, सीरीज आपके पास है तो आप निकाल लें, और इसी प्रकार से आप मेरे साथ करते हुए चलेंगे। और ये भी क्या है, ये भी ए सीरीज है, और मैं इधर मैंने इंग्लिश में खोल लिया है और इधर मैंने हिंदी में खोल लिया है। अब आप अपनी भाषा के आधार पर, यदि आप का जो माध्यम है एग्जाम के लिए वो इंग्लिश है, तो आप इधर देखेंगे, और यदि आपका हिंदी है तो आप इधर देखेंगे। मैं आपको 1 से 2 इसी प्रकार से कराऊंगा, पहले मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, फिर आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा। आप अपने माध्यम के अकॉर्डिंग इसे करेंगे, और उसके बाद में हम एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस प्रकार से करना है। तो फिर मैं आपको हिंदी में कराऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम से है वो आपको इसी को अप्लाई करना है, आपको अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, यानी इंग्लिश मीडियम में। अब हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि गद्यांश जो है, यहाँ पे देखना एक बार, मैं जैसे आपको बता रहा था गद्यांश, यहाँ पे हमने देखा ये 2 तरीका के हैं, 2 प्रकार के हैं गद्यांश। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक होते हैं परंपरागत हैं, एक है आपके, एक है परंपरागत, परंपरागत, और दूसरे हैं आपके आधुनिक, आधुनिक। ये हम वर्गीकरण देखते हैं इसका। परंपरागत जो होते हैं उनमें क्या है, ये आपको बड़े दिखेंगे, आकार में बड़े हैं, शब्द सीमा ज्यादा है इनकी। दूसरा क्या है, यहाँ प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा है, प्रश्न की संख्या भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, 3 से 5 प्रश्न है। यहाँ का जो गद्यांश है, यहाँ का जो गद्यांश है वो विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसके इतर हम जाकर के देखते हैं, इसके इतर हम देखते हैं, तो ये क्या है, छोटा है, यानी कि इसकी शब्द सीमा क्या है, कम है। यदि हम यहाँ प्रश्न देखते हैं तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। एक गद्यांश देने के बाद में हो सकता है कि आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाए या 2 प्रश्न, और ये विश्लेषणात्मक के साथ साथ, यानी कि विश्लेषणात्मक तो ये हैं, विश्लेषणात्मक तो ये हैं, प्लस ये तार्किक भी हैं, तार्किकता इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये तार्किक भी हैं और साथ ही साथ में विश्लेषणात्मक है। ओके, तब अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट बात हम याद रखेंगे, एक और नोट हम यहाँ पे याद रखेंगे, ये नोट आप लिख लेना, इसे नोट हमें याद रखना है कि जब भी हम गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो इसके आंसर्स होंगे, यानी कि जो इसके उत्तर होंगे, गद्यांश को पढ़ने के बाद में उत्तर हमेशा, उत्तर जो होंगे हमेशा ही किससे निकलने चाहिए, पैसेज जो दिया गया यानी गद्यांश से होने चाहिए, गद्यांश से होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है इस बात को। यानी कि आपने पैसेज पढ़ा, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि पैसेज पढ़ना, या पैसेज से पहले आप पहले तो प्रश्न पढ़ लेना, पैसेज जो पढ़ेंगे और जो आपको उत्तर देना है, पैसेज के पढ़ने के बाद में जो आपको उत्तर देना है वो आपके
पैसेज पर आधारित होना चाहिए, ना कि आपके ज्ञान पर। हो सकता है कि जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग वो प्रश्न का उत्तर गलत हो, लेकिन हो सकता है वो पैसेज के अनुसार सही हो। तो पैसेज पढ़ने के बाद में जो भी आंसर निकलेगा वो अपनी दिमाग नहीं लगाना, वहां पे दिमाग नहीं लगाना, जो भी आपका निकलता है आपके पैसेज को पढ़ने के बाद में सिर्फ उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि उत्तर हमेशा गद्यांश से होना चाहिए, गद्यांश से होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, उत्तर हमेशा गद्यांश से होना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट और याद रख लेना है, प्रश्न को पहले पढ़ा जाए, यानी कि जो प्रश्न है, प्रश्न जो भी दिए होंगे को पहले पढ़ा जाए, पहले पढ़ना चाहिए। यानी कि जो आपको पैसेज दिया गया है उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपको उनको सबसे पहले पढ़ लेना है। एक से दो बार आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है और आपकी समझ आ जाएगी, अच्छा ये पूछ रहा है, एक मोटी मोटी समझ आपके अंदर बन जाएगी। क्योंकि पेपर का जो प्रेशर है ना, जो 2 घंटे है, वो आप समझ के चले कि आपको बहुत प्रेशर रहने वाला है उस टाइम पर। तो आपको जल्दी जल्दी भी पढ़ना है। आप समझ सकते हैं कि यदि आप घर पर होते तो आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% एक्यूरेसी है, लेकिन जो पेपर वाला प्रेशर है, वो जो एग्जाम रूम का प्रेशर है, वहां आपकी 80% ही रह जाएगी। कारण है, एक तो टाइम बड़ा कंस्ट्रेन है, टाइम बहुत कम है, तो उस टाइम को आपको क्या करना है कि यार मैं ये प्रश्न कर लूं, कोई प्रश्न छूट ना जाए, ऐसा प्रश्न ना छूट जाए कि जो मुझसे आता हो और वो छूट जाए। और फिर भी आप देखेंगे कि जरूर आपको एक दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे एग्जाम निकलने के बाद में कि अरे यार ये तो मैं आसानी से कर सकता था, ये मेरा छूट गया। तो आपको ये सारी बातों के प्रेशर रहते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि आपको ये सारा चीज जो है, प्रश्न जो है 2 बार जरूर पढ़ लेने हैं कि पूछ क्या रहा है वास्तव में। वो नीचे भी देख लेना, नहीं पूछ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं पूछ रहा है या फिर हाँ पूछ रहा है, यानी कि यस पूछ रहा है, आंसर यस में पूछ रहा है या फिर नो में पूछ रहा है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि नो वाले आंसर लगा देते हैं, वो पूछ रहा है यस, या यस वाले आंसर लगा देते हैं, पूछ रहा है नो। तो इस प्रकार से हमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें नेक्स्ट पर देखना है कि कुछ लोग देखते हैं कि यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हम करते हैं, तो जैसे मैंने आपको साइंस के अंदर बताया था कि साइंस एंड टेक के प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि यदि आप ज्यादा अपनी अकल वहां पे लगाने बैठ गए तो आंसर तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपको विद्वान तो ऐसे है नहीं कि हर चीज आपने पढ़ी हुई है वहां से, या फिर ऐसे हर विकल्प की आपका दिमाग उस टाइम पे क्लिक कर जाए, वो जो पेपर का एग्जाम का प्रेशर है। तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हुए, यदि आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हो सकता है, तो और सारे विकल्पों का यदि कोई विकल्प वहां पे दिया है तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने पर एक बात समझ में आती है कि अगर ये वर्ड, जैसे कुछ वर्ड है मैं आपको बता देता हूं, कुछ वर्ड है प्रत्येक, यानी कि ईच एवरी, इस टाइप के वर्ड, हमेशा यानी ऑलवेज, सभी, सभी यानी ऑल, केवल यानी ओनली, ये क्या है, ऐसे कुछ वर्ड है, ऐसे शब्द, जैसे शब्द अगर प्रश्न में पूछे जाते हैं, यदि विकल्प में जो आपको 1 2 3 यानी ए बी सी और डी इस तरीका के क्या दिए गए हैं, ये आपको एमसीक्यू दिए गए हैं, यानी कि उनका आपको विकल्प दिया गया है, ऊपर प्रश्न है, और इस प्रकार के शब्द आपको मिल रहे हैं कि प्रत्येक, हमेशा, सभी, केवल जैसे शब्द आपको मिल रहे हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनमें से है कौन सा आंसर। और उस जो आपको एलिमिनेट करना, मानो आपने ए एलिमिनेट कर दिया, ये आपको पता चल गया, और ये भी आपको पता चल गया, डी नहीं हो सकता। बी और सी में से इस तरीका का लिखा हुआ है कि एक में इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, यानी कि प्रत्येक, यानी कि एवरी, हमेशा, ऑलवेज, सभी, ऑल, ओनली, इस प्रकार का यदि वर्ड आ रहा है और आपको इन दोनों में से एक में चुनना है, और यहाँ पे आपको इनमें से कोई वर्ड आ गया है और यहाँ पे नहीं आया है, तो आप समझे कि आप इसे हटा सकते हैं, जहां नहीं आए हैं ये शब्द उसे चुन सकते हैं।
पढ़ना तो है ही, इसका तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको समझ पैदा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि न्यूज़पेपर जो पढ़ना है आपको, एक तो अवेयरनेस के लिए पढ़ना है कि जो आपके अंदर एक अवेयरनेस, एक जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए, या कुछ प्रीलिम्स के अंदर टर्म्स ऐसी आती हैं कि जो आपको क्लिक कर जाए, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, और साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। वहां मेंस के नोट्स नहीं बनाए जाते, जो कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यही कर रही है जो यूपीएससी की है, कि वो सुबह द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस लेके बैठते हैं और आधे दिन को निकाल देते हैं नोट्स बनाते हुए, और शाम को देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कोचिंग वाले की जो पीडीएफ है वो कुछ अलग ही बात कर रही है। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी लेकर के जाएंगे तो फिर मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो हमने देखा कि इस प्रकार के वर्ड, अब आप कहेंगे कि सर ये इस तरीका के वर्ड से कैसे पता चल जाएगा। आप याद करें कि साइंस एंड टेक में जब मैं आपको प्रश्न दिखा रहा था तो मैंने उस टाइम पे एक बात कही थी आपसे कि नहीं के जो प्रश्न है, यानी कि नहीं के प्रश्न बनाने कठिन है, यानी कि यदि वो नहीं के साथ में कोई भी प्रश्न बनाएगा तो आप उसे पकड़ लेंगे। और या हो सकता है कि उसके भी प्रश्न बनाया उसने, एग्जाम में डाल दिया, क्योंकि सर्च इतना करेगा नहीं, एक एक प्रश्न पर 2-2 दिन तो नहीं लगाएगा। कल जब उसके आंसर की आएगी तो उन्हें हटाना पड़ेगा, और ये उनके भी लिए एक सेम का विषय है, ये भी उनके लिए एक शर्म का विषय है कि आपने 10 प्रश्न आपको हटाने पड़ गए हैं। बहुत से ऐसे आयोग हैं जिन्हें ये सब कुछ हजम है, लेकिन फिर भी ये शर्म का विषय है कि एक आयोग को इतना टाइम मिला लेकिन उसने 10 प्रश्न गलत बना दिए। तो नहीं के प्रश्न जो होते हैं वहां आपको रिसर्च की जरूरत होती है। और यस वाले प्रश्न है सकता, जैसे कि कुछ वर्ड में लगा दो सकता, इस तरह से कैन, तो इस प्रकार के जो है भाई हो सकता है, भाई आपने ये जो बात है ये इस व्यक्ति के लिए सत्य हो सकती है, हाँ हो भी सकती है, निश्चित तो नहीं बोला ना। तो इसी प्रकार से नहीं के जो विकल्प है वो बहुत टिपिकल होते हैं। उनका कारण ये है कि वहां पूरी तरीका से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसा है, या यदि है तभी आप जा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यदि केवल के साथ हमने विकल्प बना दिया, इसका मतलब है कि क्या वो बात निश्चित हो गई है सभी के लिए, सभी जैसा ऑल आ गया। ऑल का मतलब है कि आपने उन बातों को जर्नलाइज कर दिया है। तो जर्नलाइज यदि आपने कर दिया है उस बात को, तो आप देखेंगे कितनी बातें जो जर्नलाइज होती है। सब व्यक्ति झूठ बोलते हैं, क्या ये सत्य है? सब व्यक्ति सत्य बोलते हैं, ये क्या सही है? सभी पर लागू नहीं होता। आप देखेंगे कि एक्सट्रीम बातें हमेशा झूठ हो जाती हैं, क्योंकि एक्सट्रीम बातों का जर्नलाइजेशन नहीं कर सकते, सामान्यकरण नहीं कर सकते। अब आप इस प्रकार से देखेंगे कि इस प्रकार के जो वर्ड है, हमेशा, हमेशा आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते, बीच में छुट्टी भी कर लेते हैं, हमेशा आप ये काम करते हैं नहीं भी करते हैं, क्योंकि और भी तो बहुत सारे काम है ना, वो भी तो करने हैं। तो हमेशा इस प्रकार के जो वर्ड है, यानी एक्सट्रीम आपको दिखाएंगे, ये आपको चरमोत्कर्ष दिखाएंगे। इस प्रकार के जब शब्द आ जाते हैं तो आप मान के चले सही हो भी सकता है, ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा गलत होंगे, पर प्रोबेबिलिटी 1% है। क्योंकि जब हम जनरलाइजेशन कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जनरलाइजेशन जैसी बातें होती नहीं है, ये सामान्यकरण नहीं होता, होता है, लेकिन वो 1% है। 1% जो बातें हैं उनका सामान्यकरण हो सकता है। तो ये बातें रही आपका इस प्रकार से। और देखना, अब आपको नेक्स्ट एक बात और ध्यान क्या रखनी है, वो भी आप देख लें। गारंटीड सही या गारंटीड गलत वाले विकल्प। अब आप जैसे कि आपने कोई भी प्रश्न देखा, आपने कोई प्रश्न देखने के बाद में, जैसे कि आपने ये प्रश्न देख लिया, इसे पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि यार ये वाला तो बिल्कुल गलत है और ये वाला भी बिल्कुल गलत है। दो विकल्प आपको पता चल गया कि ये तो गलत है या ये वाला भी गलत है, या आपको ये पता चल जाए कि यार इनमें से ये वाला तो सही है। आप समझ रहे हैं ना, ये वाला तो बिल्कुल सही है। तो हमेशा अपनी जो मानसिकता है पैसेज पढ़ते समय ये रखना है आपको कि या तो बिल्कुल सही या तो बिल्कुल गलत वाले जो विकल्प है उनकी तलाश में रहना है, या तो बिल्कुल सही या तो बिल्कुल गलत। तो इस प्रकार के यदि आपको दो भी मिल जाते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, तो फिर बिल्कुल सही होने के चांस अब दोनों में है। अब आप वहां पे आप देख लेंगे कि कहीं पे क्या इस तरीका से आ रहा है कि जहां ये वाले एक्सट्रीम वर्ड हैं, फिर उसकी कुछ मदद ले सकते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो आप मान के चले। ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं यदि आप जल्दी में हैं और आपको लगता है कि यार फेल हो जाएंगे, 27 प्रश्न सही मुश्किल ही हो पा रहे हैं, और इस प्रकार की सिचुएशन में आप आ जाते हैं और आपके पास में अभी कई सारे पैसेज है, पढ़ तो आप सकते नहीं है, तो पेपर में अभी 10 मिनट है छूटने में और आपके पास अब पैसेज है। अब हो सकता है कि वहां पर आपको इस प्रकार की लाइन देख करके आप अपने डिसीजन लेकर के उन्हें गलत कर दें, क्योंकि वहां गलत या सही पूछा होगा। तो हो सकता है कि आप उसे गलत कर दें या वहां सही करके आप आगे बढ़ जाएं। आप समझ रहे हैं ना, इस वाली सिचुएशन के लिए ये सारी बातें हो सकती हैं।
और भी हम बातें बताएंगे कि आपको यदि इस सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि यार मुश्किल ही सी सेट हो पाएगा क्योंकि मैथ हुआ नहीं है, रीजनिंग हुई नहीं है, और जो भी हमने पढ़ पढ़ के भी बनाए हैं तो मुझ में तो 27 प्रश्न बने ही नहीं है, मैंने तो कुल ही जो 20 प्रश्न कर पाए हैं और उनमें भी गलत हो सकते हैं, तो अब क्या बचा है? अब आपके पास में 20 25 30 मिनट बची हुई है, तो आप क्या करें? अब आपको क्या करना है, ये जो विकल्प दिए हुए हैं, ये जो विकल्प दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखना आप, ये जो विकल्प दिए हुए हैं आप इन्हें देखो। प्रकृति संपदा के विकास पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए। देखना, केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय और न ही धारणीय। एक देखना, विश्व के देशों का आर्थिक निष्पादन संतोषजनक नहीं है और वर्तमान परिस्थिति में विश्व को और अधिक मानव पूंजी की आवश्यकता है। अब आपने पढ़ा और पूछा सर्वाधिक निर्णायक, आपको मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं, पैसेज में एक से ज्यादा विकल्प सही होने की संभावना है, और इसीलिए वो कहता है कि सर्वाधिक निर्णायक। क्योंकि आप हो सकता है कि कहें कि सर आपने तो दो जो विकल्प हैं ये तो दोनों सही हैं, अब मैं किस पर करूं, ये तो विकल्प ये पेपर में गलत है और आप छोड़ के चले आए। उनने कहा है कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक पे आपको जाना है। अब देखना आप, प्राकृतिक संपदा के विकास पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन ये विकल्प गलत हो इसके चांस बहुत कम है। आगे देखना, केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय और न ही धारणीय है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया केवल आ गया, केवल आने के बाद में मैं ये नहीं कह रही सही है गलत है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप ये ऐसे काट देंगे, विश्व के देशों का आर्थिक निष्पादन संतोषजनक नहीं है, ठीक है। और देखना, मानव वर्तमान परिस्थिति में विश्व को और अधिक मानव पूंजी की आवश्यकता है, तो ये भी सही हो सकता है। प्रकृति की संपदा विकास और अधिक बल दिया जाना चाहिए, और चाहिए तो कुछ भी हो सकता है ना। तो उस प्रकार के आपको जो जनरलाइजेशन हो रहा है जिन बातों का, वो छोड़ करके जो सामान्य बातें, यार ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उसकी ओर आप जा सकते हैं। इसी प्रकार के आपको बहुत सारे और भी प्रश्न मिल जाएंगे कि जब आप फंस जाएं तो कुछ नहीं करने से डूबना तो जब भी तय है। हो सकता है कि आपके इस प्रकार से आपने प्रश्न लगाए और जितने भी प्रश्न हैं आपको आते हैं सी सेट के अंदर, आपको देखा होगा कि पैसेज के जो प्रश्न हैं वो 30+ प्रश्न आपको पैसेज से मिल जाएंगे, और ये प्रश्न आपने सारे के सारे प्रश्न आपने लगा दिए। हो सकता है कि आपके 22 सही हो जाएं, 8 प्रश्न आपके गलत हो जाएं, और जो भी पहले आपने किए हुए थे 20 प्रश्न या जो भी है उनमें से भी आपके 10-11 प्रश्न सही हो जाएं, ठीक है, तब भी आपके चांस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं, ये उन बातों के लिए। अब बात आती है कि और क्या हमें देखना है, और भी हम क्या देख सकते हैं, कुछ देखते हैं एक बार। अब है, पहले हम ये देख लिया हमने, ये वाला पॉइंट गारंटेड कौन सा सही है कौन सा गलत है उस पर हमें पहुंचना है। नेक्स्ट देखना, फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारा, फिफ्थ वाला पॉइंट है, आप इसे देखना, धारणा। आपको ऐसा देखा होगा कि जो विकल्प है, मैंने हाँ कल मैंने आपको जब मैं पेपर दिखा रहा था तो मैंने क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाए थे। टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने आपको कल कितने टाइप के प्रश्न दिखाए थे, याद है आपको? मैंने आपको वहां पर 4 प्रकार के प्रश्न आपको दिखाए थे, 4 प्रकार के प्रश्न आपको मैंने वहां पे दिखाए थे। जहां पर उन्होंने पूछा था धारणा, वहां पर उन्होंने पूछा था निष्कर्ष, उन्होंने एक पूछा था पूर्व धारणाएं हो सकती हैं, पूछा था इसी प्रकार से, और एक प्रश्न उन्होंने सामान्य तरीका से पूछा था, उसमें इस तरह का कोई वर्ड नहीं लगाया था। इस प्रकार के 4 प्रश्न। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको जैसे कि एक वर्ड दे दिया, जैसे आपको दे दिया धारणा, सपोज करो धारणा, अब इसमें क्या करना है, यदि धारणा आपसे पूछे कि इसमें क्या धारणा है ना, तो देखना इसमें क्या करना है, जो कथन है, कथन या गद्यांश, गद्यांश के लिखने वाले, गद्यांश के लिखने, धारणा में क्या करना है, गद्यांश, कथन या गद्यांश के लिखने के कारण, लिखने का कारण, या लेखक का अपना विचार, या लेखक अपना विचार, अपना विचार, या ऐसा ऐसा क्यों कहा गया है।
समझ रहे हैं ना। यदि आपसे धारणा पूछे प्रश्न के अंदर, आपको ऊपर पूरा पैसेज दिया, वहां पर आपको पूछे कि क्या धारणा बन सकती है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, नीचे इनमें से प्रश्न जो दिए गए हैं वो एक धारणा है, तो क्या है, तब आपको क्या देखना है कि जो भी गद्यांश के लिखने के कारण क्या हो सकते हैं उन्हें पढ़ना है और अपने आप से प्रश्न पूछना है कि लिखने का कारण क्या हो सकता है। ये गद्यांश किसी ने जो लिखा, कोई पैसेज है ना, वो कोई आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल क्यों लिखा, ऐसा अपने आप से पूछें, और जो उस क्या का जवाब आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, लेखक का अपना विचार, लेखक के विचार क्या है इसे लिखने के पीछे, है ना, ये आपको पहचानने का प्रयास करना है। यदि ये भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, फिर आपको लास्ट में एक बात करनी है, ये आप देख सकते हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर कहना है कि ऐसा क्यों कहा गया है। आपने जैसे 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उसमें नीचे धारणा के रूप में, उनमें से हर एक के साथ पूछना है आपको ऐसा क्यों कहा गया होगा। प्रश्न पढ़ा और पूछना कि ऐसा क्यों कहा गया होगा, और जो उसका जवाब है वही आपका आंसर है। जो भी इसका आंसर है, ऐसा क्यों कहा गया, इसका कोई आंसर आएगा आपके मन में, जो इसका आंसर है वही फिर इस पर गद्यांश का भी आंसर है। समझ गए आप। तो इस प्रकार से आप देख लें, ये वाला टेलेंडर वर्ड है। टेलेंडर यदि पूछता है आपसे प्रश्न में देकर के कि इसकी धारणा क्या है, धारणा का प्रश्न पूछता है। दूसरा है, चलो इस वाले को देखते हैं, पहले एक हमने, चलो इसे एक मान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। दूसरा आपसे पूछता है निष्कर्ष, कल दिखाया था ये वाला वर्ड मैंने, निष्कर्ष क्या निकलता है इससे। तो पैसेज पढ़ने के बाद में आपसे पूछता है निष्कर्ष, तो इस पर क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज आएंगी वो मैं आप देता हूं। उपनिगमन, उपनिगमन ये वाले वर्ड यदि आते हैं एक ही बात है, उपनिगमन, उपनिगमन, परिणाम, परिणाम, ठीक है, निष्कर्ष या फिर उपनिगमन या फिर परिणाम, इनका मतलब एक ही होगा, ये ध्यान रखना है ना। ये यदि आपसे पूछते हैं तब आप पूर्णतः गद्यांश, यहां तक जब आपको निष्कर्ष, उपनिगमन या परिणाम आपसे पूछता है, इनकी इंटरफ्रेंसेस आपसे पूछता है या फिर आपसे कंक्लूजन पूछता है, तब आपको क्या होना चाहिए, याद रखना है कि पूर्णतः, पूर्णतः जो आंसर होगा वो गद्यांश पर आधारित होगा, गद्यांश पर, गद्यांश पर आधारित होगा, ठीक है। फिर अपने मन में कतई भी विचार नहीं लाना, उसके इतर जो अपने पैसेज में पढ़ा है यदि वही आपको विकल्प में दिया है तभी इनका आंसर आ सकता है, उपनिगमन, परिणाम और निष्कर्ष। इसका आंसर तभी आ सकता है जब आपको एकदम प्रश्न गद्यांश से हो, गद्यांश में जो दिया है वही आपका यदि आंसर है तभी इसका आंसर माना जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सही तो सारे हो सकते हैं, ये 4 के 4 भी सही हो सकते हैं, तो सही और गलत नहीं है, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं, जो टेलेंडर वर्ड्स उन्होंने दिया है उसके अनुसार कौन सा सही है, ये है मायने रखता है। सही है। अब देखते हैं संदेश, एक वर्ड और आपसे पूछ सकता है कि इसका क्या संदेश है, जो ये पैसेज दिया है इसका संदेश क्या है, ये हमें बताना, ठीक है। ये जो पंक्ति जो ऊपर गद्यांश दिया है इसका, इसका संदेश क्या है, तो इसका संदेश, इसमें क्या करना है, हमको अंतिम पंक्ति की ओर जाना है, अंतिम पंक्ति की ओर जाना है, अंतिम पंक्तियों की ओर जाना है। इसका आंसर निकालने के लिए जो भी दिया गया है वो इसकी पंक्ति की ओर हमें जाना है। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, सार, सार क्या है इसका, है ना, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका एक सारांश क्या है। तो सारांश में आपको उसे पढ़ने के बाद में जो भी आपको एक मन में धारणा बनती है, यानी कि सार पूछता है तो पढ़ने के बाद में, के बाद आपके मन में, मन में जो भी धारणा बनती है, जो भी धारणा बनती है वही उसका सार है, उस गद्यांश का, वही उस गद्यांश का सार है। समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें वर्ड्स जो है उनका ध्यान रखना है। तो क्या बात हमने सीखी है, कुछ शब्द हमने सीख लिए हैं, हमने ये भी सीखा है इसके अंदर कि यदि आप फंस जाते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे इतने भी प्रश्न नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, आपको अपनी रणनीति का चुनाव करने के लिए कम से कम 5 बार
वो ट्रिक अपनानी चाहिए कि पहले आपको मैथ से शुरू करना है, फिर रीजनिंग से शुरू करना है, फिर गद्यांश से शुरू करना है। तो 5-6 टेस्ट सीरीज पर आपको इसका प्रयोग कर लेना है और यहीं से एकदम डिसाइड करके जाना है कि कौन सी चीज मुझे पहले करना है, कौन सा पोर्शन मुझे पहले करना है। में से मैथ्स पहले करना है, रीजनिंग पहले करना है या गद्यांश पहले करना है। समझ गए आगे आप। और थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखें कि पेपर में जाने के बाद में आपने अपनी स्ट्रेटजी तो ठीक है बनाई हुई है, लेकिन फिर भी यदि मैथ बहुत ज्यादा, यानी कि जो मैथ्स है वो हार्ड आ गया, यानी कि बहुत कठिन आ गया, बहुत कठिन, तो अब आपको क्या करना है, रीजनिंग पर चले जाना है। क्योंकि मैथ्स आपने सोच के गए थे तो मैथ्स नहीं हो पाया, तो कोई मतलब रीजनिंग पर चले जाना है। ठीक है, यदि आप रीजनिंग सोच कर गए थे, घर से आप सोच के गए थे कि रीजनिंग मुझे पहले करना है, और रीजनिंग बहुत कठिन आ जाती है, बहुत कठिन आ जाती है, तब आपको कहाँ जाना है, मैथ्स के ऊपर जाना है। इनको आपको एक दूसरे से चेंज करना है। ये नहीं कि मैथ कठिन आ गया तो अब आप तुरंत पैसेज पर चले जाएं, नहीं, तो आपको इस तरीका से चेंज करना है। और यदि फिर आपको लगता है कि नहीं ये दोनों ही कठिन आ गए हैं, आपके अकॉर्डिंग दोनों ही कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब आपके पास में कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि फिर आपको सीधा जाना पड़ेगा गद्यांश पर। और गद्यांश पर जाने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया, फिर गद्यांश की यही स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई प्रीवियस लेक्चर में और आज जो मैंने बताई वो अपनानी है। और अब मैं आपको कुछ प्रश्न इसके करा करके दिखाता हूँ, कुछ पैसेज मैं आपको करा करके दिखाता हूँ कि आपको करना किस प्रकार है, पढ़ना किस प्रकार, पैसेज किस प्रकार से हमें देखना है। मैं यहाँ पर आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ए सीरीज है, ये 2017 का ये पेपर है। मैं आपको एक बार फिर दिखाई देता हूँ, 2017 का ये पेपर है। यदि आपके पास भी ये पेपर है तो आप भी इसे ओपन कर लें, ओपन कर सकते हैं आप इस वाले पेपर को। और सीरीज है आपका ए, और जो भी आपके पास सीरीज है आप उसके अकॉर्डिंग देखते चले अपने। अब हम देखते हैं आपके प्रश्न आपको देखना किस प्रकार है। जैसे कि हम पहला ही प्रश्न आप देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है, गद्यांश है ये वाला, इसे देखें आप, ये गद्यांश है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखते रहेंगे अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। ये आपका अंग्रेजी मीडियम का है, इसे आप देखना है। यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न में क्या कह रहा है, आपको ये पढ़ने पहले नहीं पढ़ना, आपको ये प्रश्न पढ़ना। परिच्छेद का निहितार्थ आपको पूछ क्या रहा है, निहितार्थ। यहाँ देखना क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द एबव पैसेज इम्प्लाई, निकलता क्या है, यानी कि इसका निहितार्थ, इससे क्या निकलता है, निहितार्थ क्या है, इसमें अंदर निहित क्या है। समझ रहे हैं ना, निहित का मतलब है इसके अंदर क्या है। ठीक है, देखना इसके अंदर क्या है। पहला, संसाधन आधारित संघर्ष सदैव राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी कि संसाधन आधारित जो भी संघर्ष है वो हमेशा राजनीति रूप से प्रेरित होते हैं। आगे देखना, पर्यावरणीय और संसाधन आधारित संघर्षों के समाधान के लिए कोई राजनीतिक हल नहीं होते। देखना, जैसे कि ये आपको देखना दूसरा वाला, जैसे ही कह रहा है कि नहीं होते, मैंने जैसा बताया कि नहीं यदि आपको आता है तब आपको क्या करना है, यदि नहीं है तो इसका मतलब है तो 100% श्योर होगा तभी नहीं का विकल्प देगा। आप मुझे बताइए, क्या पहले से इन सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, क्या हम पहले ही उनका निष्कर्ष निकाल के बैठ सकते हैं कि राजनीतिक इसका कोई हल हो ही नहीं सकता। देखना, मैं कहता हूं कि राजनीतिक के हल ही इसका निकल सकता है। एक कंसेंसस आपको बनानी है, चाहे वो इंडिया के लीडर्स हों या वर्ल्ड लीडर्स हों, जब उनके बीच एक कंसेंसस हो जाएगी तभी इसका हल निकल सकता है। तो जैसे ही आपने ये देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा वाला आपने इंप्लाई कर दिया, पहला रूल आपने इंप्लाई करा, विकल्प पढ़ना है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको गलत या कुछ आपको सही एकदम छांट लेना है, तो बिल्कुल सही मिल जाए या बिल्कुल गलत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये मिल गया, आगे देखना। अच्छा, पहले वाले को भी आप देखना, यहाँ पे क्या मिल गया, ऑलवेज, यहाँ पे क्या मिल गया, सदैव। और मैंने वहां पे क्या बताया था, यदि इस प्रकार से आपसे पूछता है तो वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यही बोला था मैंने, सदैव। आगे देखना नेक्स्ट वाले में, यदि मैं इसे भी गलत मानता हूं, नेक्स्ट देखना, पर्यावरणीय मुद्दे संसाधनों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक संघर्ष में योगदान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पहचान अथवा विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संघर्ष का समाधान नहीं। फिर यहाँ पे नहीं आ गया, देखना नहीं, मैंने आपको जैसा कि बताया कि यदि नहीं आ रहा है तो आप समझ लें कि उसका 100% श्योर होना चाहिए। क्या आप देखना, जो पहचान और विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्या सामाजिक मुद्दों को हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप मुझे बताइए तो कौन सा हो जाएगा इसका सही, इसका सही हो जाएगा सी, बोलो
यहां तक समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स? यहां तक समझ आ गया आपको? ये प्रश्न हमने किस प्रकार से हल किया है? रूल आपको लगाते जाना है, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, फोर्थ, फिफ्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से आपको रूल ध्यान रखने हैं। जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी है वो याद रखनी है और इस प्रकार से आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपने इसे हटाया, अब आप पैसेज पढ़ के भी देखेंगे तो आप देखना इसका एक बार, पैसेज वैसे पढ़ने की जरूरत हमें पड़ी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि फिर भी हम एक बार प्रश्न का पैसेज जरूर पढ़ ही लेते हैं एक बार अपनी संतुष्टि के लिए। देखना, जलवायु परिवर्तन से एक चीज जो अकाट्य रूप से होती है, अकाट्य मतलब देखना इस तरह का वर्ड आपको आएंगे, यानी कि ऐसी चीज जो निश्चित है, निश्चित। अकाट्य मतलब जिसका कोई काट नहीं है, काट मतलब जिसकी कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा समझा आप, है ना। अकाट्य रूप से होती है वह ऐसी घटनाओं का घटित होना या बढ़ना है जिनसे संसाधनों के कम होते जाने में और तेजी आती है। इन घटते जाते संसाधनों के ऊपर होने वाली प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक या और भी हिंसक संघर्ष सामने आता है। संसाधन आधारित संघर्ष शायद ही कभी खुलेआम हुए हैं, इसीलिए संसाधन आधारित संघर्ष, समझना इस बात को, संसाधन आधारित संघर्ष शायद ही कभी खुलेआम हुआ है, इसीलिए उन्हें विलग रूप से देखना कठिन होता है। इसके बजाय वे ऊपरी परतें ओढ़कर राजनीतिक रूप से कहीं और अधिक स्वीकार्य रूप से सामने आते हैं। जल जैसी संसाधनों के ऊपर होने वाले संघर्ष प्राय पहचान या विचारधारा के वेश का लवाव ओढ़े रहते हैं। अब आगे समझ में, अब आ गया ये वाला समझ में? यानी कि जो जल जैसे, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर जो संघर्ष होते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते, वो राजनीतिक रूप से नहीं आते, बल्कि वो लवादा ओढ़कर किसी दूसरे रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसी प्रकार अब आप इन्हें को पढ़ना, तो आपको समझ आ गया होगा इसे पढ़ के कि इसका विकल्प कौन सा सही है। सी ही इसका विकल्प सही है। समझ गए मेरी बात? मैं एक बार इंग्लिश में भी इसे पढ़ देता हूं। वो कह रहा है कि व्हाट डज द अबव पैसेज इंप्लाई। हमने पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार, विकल्प तो हमने जैसे देख लिया कि इसका सी सही होगा। देखना, व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडेनाइबली, यानी कि व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडेनाइबल टू इज दैट ए काउज और द एम्पलीफाई इवेंट्स दैट हेस्टन द रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। Competition over these diminishing resources ensued in the form of political or even violent conflict. Sources of the resources-based conflict have rarely been overt and are thus difficult to isolate. Instead, they take on that winners that appears more politically palatable. Conflict over the resources like the water are often cloaked in the face of the guise of the identity और ideology. अपने माध्यम के अकॉर्डिंग ही आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद में जो मैंने आपको रूल बताए हैं वो रूल आपको इम्प्लाई करने हैं। वो रूल जब आप इम्प्लाई कर देंगे इस पर, तो आपको जैसे ही आप विकल्प पढ़ते हुए जाएंगे, आप मान के चलें आपको कम से कम हो सकता है कि 50% भी, यानी कि 50% आपको जो है बिना पैसेज को पढ़े ही आंसर निकाल देना है। अब बिना पढ़े पैसेज के आंसर निकालेंगे तो वो सिचुएशन भी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया पैसेज पढ़ना है, लेकिन जब सिचुएशन इस तरीका की आ जाती है कि टाइम नहीं है, 10, 15, 20 मिनट बचे हुए हैं, तो आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है। बाकी तो फिर क्या करना है, पूरा पहले विकल्प पढ़ लेने हैं और फिर कुछ तो कट ही जाएंगे यहाँ से, फिर आपको पैसेज पे जाना है और पैसेज पे जाने के बाद में आपको उसको एक बार पढ़ लेना है, तो और श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ इसका यही विकल्प सही है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा वाला पैसेज देखो आप एक बार। सेकंड पैसेज आप देखना एक बार। सेकंड पैसेज में हमें पहले इसमें क्या पूछ रहा है, वो इस परिच्छेद से निकलने वाला मूल भाव, कौन सा भाव पूछ रहा है देखना, आपको केंद्रीय भाव पूछ रहा है। मूल भाव क्या है देखना, इसमें हमें पहले विवेकपूर्ण परामर्श करना चाहिए, फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यानी कि पहले हमको क्या करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए, फिर उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए। देखना दूसरा वाला इसका, हमें मित्रों के सुझाव को नकार देना चाहिए, हमें मित्रों के सुझाव को नकार देना चाहिए और बिना बदले अपनी राय पर कायम रहना चाहिए। तो ये आपको देख करके कुछ लग रहा है कि यार कुछ ज्यादा ही दृढ़ नहीं लग रहा कि मतलब नकार दो एकदम मित्रों की बात को, जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं या जो भी आपको सलाह दे रहे हैं उनकी बात को एकदम नकार दो। कहीं आपको सभ्यता, देखो सभ्यता के दायरे में भी आप बात आकर के देखेंगे तो ये तो आप हटा देंगे। नेक्स्ट देखना,
हमें विचारों में सदैव उदार होना चाहिए, चलो ये भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, हमें सदैव कृत संकल्प और उपलब्धि अभिमुख होना चाहिए। यानी कि देखो इस प्रकार के जब वर्ड आते हैं तब आपको थोड़ा सा जाना चाहिए इंग्लिश वाले पैसेज पर, एक बार उसे भी देख लेना चाहिए। वी शुड बी रिजोल्यूट एंड द अचीवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है ना। हाँ, बात तो ये मैं भी सही से कह रहा है, हमें सदैव कृत संकल्प, हमें कृत संकल्प तो होना चाहिए और उपलब्धि अभिमुख होना चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए। चलो देखते हैं अब हमें यार यहाँ पर मिल नहीं रहा, हम एक बार देखें, हमें सदैव, हाँ एक बात यहाँ पे मिल गई, ऑलवेज, एक बात हमें यहाँ पे मिल गई ऑलवेज, तो इसके आधार पर तो हम इसे हटा सकते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, सदैव, ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि सदैव, सदैव, ये भी मिल गया, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सही है, यानी कि कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड्स, ए सही है। फिर भी हम देखते हैं एक बार, इसका जो है पढ़ लेते हैं एक बार, हम तो पहुंच गए हैं अपने आंसर तक, हम तो अपने आंसर, हमारा आंसर ए है। देखें फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसे। जो व्यक्ति निरंतर इस हिचकिचाहट में रहता है कि दो चीजों में से किस पहले करें, यानी कि एक डायलेमा की स्थिति, वो एक डायलेमा की स्थिति की बात कर रहा है कि एक डायलेमा में व्यक्ति रहता है कि मैं दो दो चीज उसके पास है, ए बी, वो कहता है कि क्या मैं इसे खरीदूं या इसे खरीदूं, या मैं इसको चुनाव करूं या इसका चुनाव, मतलब इस तरीके से वो उलझा हुआ है, कह रहा है कि डायलेमा की स्थिति, तो दोनों में से कोई भी नहीं करेगा। अब आगे समझे, यानी कि जो दो नावों में पैर रखेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा, वो ये कह रहा है, समझ गए, आगे पढ़ना। जो व्यक्ति संकल्प करता है लेकिन उसकी काट में किसी मित्र द्वारा दिए गए पहले सुझाव पर ही अपने संकल्प को बदल देता है, जो कभी एक राय कभी दूसरी राय के बीच आगा पीछा करता रहता है और एक योजना से दूसरी योजना तक रुख बदलता रहता है, वह किसी भी चीज को कभी पूरा नहीं कर सकता। समझ गए, जो डायलेमा में है कुल मिलाकर के, वो व्यक्ति कभी भी कोई चीज को अपने लास्ट एम तक नहीं लेकर जाएगा, यानी कि जो उसका डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंचाएगा, वो ये बोल रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वह इस ज्यादा से ज्यादा वह बस ठहरा रहेगा और संभवतः सभी चीजों के पीछे सभी चीजों में पीछे हटता रहेगा। जो व्यक्ति पहले विवेकपूर्ण परामर्श करता है, ठीक है, पहले व्यक्ति को, अब दूसरे व्यक्ति की कह रहे हैं, वो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले विवेकपूर्ण परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है और कमजोर मनोवृत्ति का भयभीत करने वाली तुच्छ कठिनाइयों से निर्भीक बने रहकर अटल रहता है, यानी कि उसे डर नहीं लगता। उसे आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे जो स्ट्रेटजी अपनाई है, इस चैनल पर जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है, वो लागू, यही सेंटेंस में लागू होता है। पूरी तरीका से शुरू किया है, बेसिक से शुरू किया है, किसी भी चीज का लालच नहीं करते हुए। ये नहीं है कि अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो पहले पीवाई की उसकी सीरीज चला दें, नहीं, जो हमें करना है वो करना है, दृढ़ निश्चय। और यही मेरा यहाँ पे एक संदेश है, आपको सभी को एक ही संदेश है कि हमेशा दृढ़ता से जो सोच लो, फिर सुनो मत, एकदम सही रणनीति। ये नहीं कि अभी आपने यहाँ देख लिया और उसके बाद आपके मित्र ने कहा कि नहीं नहीं यार अमुक चैनल बहुत अच्छा है, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसको चले गए उसके पीछे, नहीं, सोच लिया तो सोच लिया। आप समझे कि ये भी पैसे यही जो है आपको संकेत दे रहा है। तो कमजोर मनोवृत्ति का भयभीत होकर नहीं अपनी जो वो है, अपनी जो सोच है उसको नहीं बदलता है और निर्भीक रहता है, वही व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। समझ लो, यूपीएससी यदि क्रॉस करना है तो ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। जो व्यक्ति दृढ़ रहेगा वही अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। केवल वही व्यक्ति किसी भी दिशा में उत्कर्ष को और आगे बढ़ सकता है। अब देखना, हमें पहले विवेकपूर्ण परामर्श करना चाहिए, ये सबसे उद्देश्य। देखना, मूल पूछ रहा है, मूल भाव पूछ रहा है, तो मूल भाव में क्या है, क्या हमें पहले विवेकपूर्ण, यही तो दे रहा कि पहले विवेकपूर्ण कर लो। ऐसे मत बनो कि किसी ने कुछ कहा तो बदल गए, फिर उसने कहा कि अमुक कोचिंग ज्वाइन कर लो तो वहां कर लिया, पहला वाला छोड़ दिया। नहीं, सोच लिया तो सोच लिया, पहले विचार करा, फिर उसके बाद में वही मैंने आपको यहाँ पे सुझाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप नोट्स मेकिंग, सब कुछ यहाँ पे एकदम मैंने शुरू से शुरू किया है। और यदि आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आप मान के चले कि जो 6 मंथ का टाइम मैंने आपसे मांगा है, 6 मंथ के बाद में आपकी दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएंगी। आपको ये दृढ़, यदि मुझ पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, तो ये संभव है, आप समझें इसे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एक बार और, नेक्स्ट प्रश्न में ये भी आप देख लिया, ये वाला भी मैं एक बार आपको पढ़े देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट में हम देखेंगे, देखते हैं इसका भी। द मैन हु इज द परपेचुअली हेजिटेटिंग
Which of the two things he will do first? What do the neither the man who resolve but suffer his resolution to be the changed by the first counter suggestion of the friend who fluctuates from that opinion to the opinion and veers of that plan to the plan can never be accomplished anything. He will at the best of the stationary and that probably retrograde in that all. It is the only the man who first consults wisely, then resolve the firmly and that execute his purpose with that inflexible perseverance and undisarmed by those petty difficulties which daunt a weaker spirit that can be advanced to the eminence in the any line. आ गया समझ में आपको? इस तरीका की मानसिकता का व्यक्ति जो होगा वही अपने उद्देश्य यानी कि जो आईएएस बनना है उसको अचीव कर पाएगा, जो बहकावे में नहीं आएगा, जो जिसकी मानसिकता बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने आपको देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जब भी मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, मैं आपको बदलना चाहता हूं, मतलब मैं साधन को नहीं साध्य को बदलना, मैं साधन को नहीं बदलना चाहता, साधन को नहीं बल्कि साध्य को बदलना चाहता हूं, साध्य को बदलना चाहता हूं। तो आप समझ जाए मेरी बात। तो मैं आपको बदलना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप ये किताब लेकर के दूसरी किताब पढ़ लें, आप इस वाली गजेट को छोड़ करके दूसरा गजेट खरीद लें, आप ये किताब छोड़ करके वह किताब पढ़ लें, या आप ये कोचिंग छोड़ करके दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लें, आप इतने लाख रुपए दे करके उसको नहीं। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ इससे बदल लें। जिस दिन ये बदल जाएगा ना, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ये मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूं। लेकिन यहां से बदलना, दो धेला के लोग आपको पागल बना करके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको बदलना है तो अपने आप को बदलना है। आप जब तुम ये निश्चित कर लोगे तो आप समझना निश्चय ही आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। आप देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न हम पहुंच जाते हैं। इसका शायद तीसरा भी है क्या इसमें? थर्ड वाला देखना, आप थर्ड वाला देखना, वही तरीका है। एक बार इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सर्वाधिक निर्णायक संदेश, सर्वाधिक निर्णायक कौन सा है? जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु अल्पावधि की परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है। दूसरा देखना, ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दक्षिणी ध्रुव में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा देखना, ध्रुवीय भालुओं के न होने से आर्कटिक क्षेत्र की खास श्रृंखला लुप्त हो जाएगी। और तीसरा देखना, डी देखना, जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न हो गया। अब देखना पहला का, फिर दोबारा से एक बार पढ़ लेना इसे, एक बार इसे पढ़ना आप। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु अल्प अवधि की परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है। ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्या इसमें ऐसा कोई वहां से कोई जो भी हमने आपको रूल दिए हैं आप रूल अप्लाई करके देखें। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु अल्पावधि, परंतु हमें पता नहीं है इसका, छोड़ो आगे देखते हैं। ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दक्षिण ध्रुव में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप सोचें, उनका जो मूल है उस वहां से हटा करके उनको कहीं दूसरी जगह ले जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे उनकी क्या है, उत्तरजीविता सुनिश्चित हो जाएगी क्या? थोड़ा डाउट है, आगे देखना एक बार और। अभी भी हम कहीं नहीं पहुंचे हैं इसके उद्देश्य पे। ध्रुवीय भालुओं को न होने से, ध्रुवीय भालुओं के न होने से, देखो जैसे कि इसने पूरा अध्ययन ही कर लिया है, जहां पे भी राइटर ने इसे लिखा है कि उसने पूरा अध्ययन कर लिया होगा कि इसे नहीं रहने से वो विलुप्त हो जाएगी। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, क्या हो सकता है। मैं एक बात पे तो पहुंच गया, हमारा एक रूल मैंने जो आपको बताया था कि बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत, कम से कम आप इस पे तो हमें पता चल गया ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे देखना और तो हम पढ़ लेंगे उसे, यदि क्योंकि दोनों में फंसे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। हाँ, हो गया होगा, देखते हैं इसे एक बार पढ़ लेते हैं। एक पर तो हम पहुंच गए, एक बार पढ़ना है इसे। आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समुद्री बर्फ अपेक्षाकृत अधिक पहले और तेजी से पिघल रही है और शीत ऋतु की बर्फ के बनने में अधिक देरी लग रही है। पिछले 3 दशकों में ग्रीष्म ऋतु की बर्फ का परिणाम लगभग 30% घट गया है। ग्रीष्म गलन की अवधि के लंबे हो जाने से संपूर्ण आर्कटिक खाद्य जल के, जिससे ध्रुवीय भालू शीर्ष पर है, छिन्न भिन्न हो जाने का संकट सामने आ गया है। अब यहाँ देखना, ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता, यहाँ पे कुछ इस तरीका की बात आई क्या? उत्तरजीविता सुनिश्चित हो जाएगी, ये हो जाएगी, कहीं बात आई नहीं आई। आगे देखना, जलवायु परिवर्तन के कारण अल्पावधि परंतु उच्च तापमान वाली, इसका भी कहीं नहीं आया। उसने सिर्फ इतना बोला है कि जो चीज निश्चित नहीं है, वो कह रहा है कि सर्वाधिक निर्णायक हुई हो सकता है, ये भी है, लेकिन सर्वाधिक सही ये नहीं है, इंटरफ्रेंसेस ये सही नहीं है, ठीक है।
तो उसने क्या इसमें कहीं ये बोला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु अल्पावधिक परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है? कहीं यहाँ पे आया है ये नहीं। देखना इसे जलवायु परिवर्तन के ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता के लिए एक संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ पे देखना एक लिखा है छिन्न भिन्न हो जाने से ध्रुवीय भालू शीर्ष पर है। ध्रुवीय भालू क्या है इसमें सबसे पहले है। तो यदि ध्रुवीय भालू इस संकट के शीर्ष पर है तो जलवायु ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न हो गया या नहीं होगा? होगा। तो इससे इसको ज्यादा मैच कर रहा है ये वाला। तो इसलिए हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होना चाहिए? ये विकल्प सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये होना चाहिए। वाकई आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं। हाँ ये भी आप देख लें, इस एक बार आपको पढ़ाई देता हूँ ये वाला तीसरा। ड्यूरिंग द समर इन दैट आर्कटिक ओशियन sea ice has been melting earlier and faster and the winter freeze has been that coming later. In the last 3 decades the extent of the summer ice has declined by about 30%. यानी कि पिछले जो 3 दशक हैं, पिछले जो 3 डिकेड्स हैं, 3 दशक जो है उनमें 30% से गिर गई है, बर्फ तेजी से पिघली है। दैट लेंथिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द समर वो क्या हो गया? छोटा हो गया है। दैट होल आर्कटिक फूड वेव टॉप ऑफ विच स्टैंड पोलर बियर्स। तो जो फूड वेव है उसके टॉप पर कौन है? बियर्स है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने इसे पढ़ा, इसे पढ़ोगे आप देखना। सबसे पहले पूछ रहा कि मोस्ट क्रूशियल मैसेज क्या है इसका? मोस्ट क्रूशियल मैसेज क्लाइमेट चेंज हैज काउज्ड द आर्कटिक समर टू बी द शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। आगे देखना पोलर बियर्स कैन बी शिफ्टेड, या इसकी तो बात ही कहीं नहीं आई, उसे तो हटो गए। without the presence of the polar bears the food chain in that arctic region will disappear, ठीक है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द पोलर बियर, ऐसा तो कुछ आया नहीं है। आगे क्लाइमेट चेंज पजेस द थ्रेट द सर्वाइवल ऑफ द पोलर बियर्स, बात तो सही है, ये तो सही है। इसे हटाना, मैंने अभी बता ही दिया आपको कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि वो फूड वेव के टॉप पर है, फूड वेव के वो टॉप पर है, और यदि यहाँ पर खास श्रृंखला में संकट पैदा होगा तो पोलर बियर्स के ऊपर सबसे पहले संकट आने वाला है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपने फोर्थ पैसेज पे चलते हैं। फोर्थ पैसेज पे चलते हैं और उसी तरीका से फिर इस पे यही तरीका आपको लगाना है जो मैंने आपको भी बताया है, सिर्फ यही आपको लगाना है। देखना, पहले हमें ये पढ़ लेना है कौन सा सर्वाधिक निर्णायक संदेश है, सबसे ज्यादा निर्णायक कौन सा है, क्रूशियल मैसेज कौन सा है, ये पूछा। सर्वाधिक हो सकते हैं सारे सही हो, सारे भी सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई हो सकता है जैसे कि मानो ये 80% है, ये 90% है, ये 85% है और ये आपका 91% है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा। इसी तरीका से आपको चलना, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया है, कभी सही मान लेना, ठीक है। पढ़ना एक बार इसे। शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समय, शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समाये हैं कि उन्हें लोगों के दिमाग से हटाया नहीं जा सकता। देखना आगे, लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, न कि अशुद्धता की। समझ गए? तीसरा देखना, इसका तीसरा देखना, लोग अपनी पुरानी आदतों को बदल नहीं सकते। नहीं सकते, आप बताना इसे। क्या सामाजिक निर्णय को पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे? लोगों में न तो नागरिक बोध है, ये तो एकदम जो नकारात्मकता है वो हमें लेकर नहीं चलनी। समझ गए ना? लोगों को यदि आपको इस तरीके से प्रमोट करने लगे तो फिर हो गया कि आपके अंदर नहीं है, तो फिर करेंगे भी नहीं। उनको उत्साहित किया जाना चाहिए। आप देखना पहला वाला, शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समा गए कि उन्हें दिमाग से हटाया नहीं। भाई हटाया नहीं जा सकता, इसका क्या मतलब है? अरे कोई प्रवृत्ति बदलाव की भी बात होती है ना। मनोविज्ञान के अंदर क्या है कि हम अपनी अभिवृत्तियों को, जैसे कि आप एथिक्स में भी देखेंगे, एटीट्यूड को बदल सकते हैं। यदि हम अभ्यास करते हैं तो अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, तो ये भी तो वही है। इसमें देखना एक बार, लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, न कि अशुद्धता की बात। हाँ तो सही बात है, ये बहुत अच्छा पैसेज है। यहाँ पर जो है खुले में सोच जो मुक्त की बात कही गई है कि लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा। तो मेरे हिसाब से तो बी विकल्प होना चाहिए। मैं एक बार इसे पढ़ लेता हूं और पढ़ने के बाद देखते हैं फिर लोग क्यों खुले में सोच जाना ज्यादा पसंद करते हैं और शौचालय रखना नहीं चाहते, या जिनके पास शौचालय है वे उसका उपयोग कभी कभी ही करते हैं। हाल के अनुसंधान से 2 खास बातें सामने आई हैं, शुद्धता और प्रदूषण के विचार, और न चाहना कि गड्ढे या सेफ्टी टैंक भरे हैं।
देखना, हाल ही में दो बातें सामने आई है, इसे पढ़ना एक बार। हाल के अनुसंधान में दो खास बातें सामने आई हैं। पहली क्या है? शुद्धता और प्रदूषण के विचार और न चाहना कि या सेफ्टी टैंक भरें, गड्ढे या सेफ्टी टैंक भरें, क्योंकि उन्हें खाली करना होता है। ये वे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन यदि हमें खुले में सोच की प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन्हें मुद्दों का सामना करना होगा और उनमें समुचित तरीके से निपटाना होगा। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो सेफ्टी टैंक है उनके भी क्या है, गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे भी तो खाली करने होंगे ना एक समय के बाद में। तो यहाँ पर प्रदूषण की भी बात आएगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो सेफ्टी टैंक होते हैं, ये जो सेफ्टी टैंक आपके बने होते हैं, अगर इनके बेस में यदि आप सही से एक लेंटर नहीं डालते हैं नीचे, यदि आप क्या बोलते हैं आरसीसी, जिसे हम आरसीसी बोलते हैं, वो नहीं करते हैं, अच्छे से नीचे लेंटर नहीं डालते हैं इसमें, तो एक समय के बाद में वाटर का जो जो इसके अंदर वाटर है उसका पर्कुलेशन शुरू हो जाता है। पर्कुलेशन का मतलब है कि वो पानी जो है, ये गंदा पानी आपके एक्वाइफर्स तक पहुंच जाएगा नीचे, क्योंकि जहां ये होते हैं वहीं आपका नल का भी होता है। और आप जानते हैं कि जैसा आप वेस्टर्न यूपी में रहते हो तो वहां पर आपको 40 से 45 फीट पे तो पानी आ जाएगा, 40 से 45 फीट पे पानी है ऊपर। तो अगर आपका ये 10 फीट का ये आपका गड्ढा है, 10 से 15 फीट का ये गड्ढा है, अगर आपने नीचे से सही नहीं किया तो इसका जो वाटर है वो पर्क्यूलेट करके आपके एक्वाइफर्स में चला जाएगा, ठीक है। और एक्वाइफर्स में जाएगा तो वहां पर गंदा करेगा, तो आने वाले टाइम में पानी से होने वाली जो बीमारी है, वाटर से जनरेटेड होने वाली जो डिजीज है वो आपको होने लगेंगी। तो ये बात भी यहाँ पे हो सकती है कि ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बता दिया, ये थोड़ी जनरल स्टडी की बातें थी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो अब पूछ रहा है आपसे कि इनका भी हमें सामना करना होगा। तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों को समझाना होगा, लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, ना कि अशुद्धता की बात है। समझ गए आप? तो ये बात जो है ज्यादा उसने यहाँ पे इन्फ्लुएंस की है। तो बात तो सारी आई है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, एक बार मैं ये वाला भी कराई देता हूं। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं वो आप देखें। आगे मैं अधिकतर पैसेज जो है ये आपको हिंदी वाले में करा दूंगा, और ये आप खुद से इन्हें, आपका मीडियम है जो, उसके अकॉर्डिंग आप करते ही चलेंगे। तरीका जो मैंने आपको बता दिया, जो हमारी ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको बता दी है, वो आपको इंप्लीमेंट करनी है, वो आपको लागू करनी है। जो भी नियम मैंने दोनों वीडियोस में बताए, इसकी प्रीवियस वाली वीडियो है उसे देखना, इसी के साथ लगा करके देखना, और जो जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों को एक छोटी कॉपी में लिख लेना, और उनको जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हो 2011 से लेकर के, मैं आपको फिर बता देता हूं, एक बार रिमाइंड करा देता हूं, 2011 से लेकर के 2022 तक के पेपर, जितने भी पेपर हैं, ये 11-12 पेपर हैं, इन पेपर्स पर यही अप्लाई करना है। ये आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको मैं ये बता करके निकल जाऊं कि स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, रणनीति ये होनी चाहिए, भैया रणनीति बताने से बात नहीं बनेगी। रणनीति बताने से सिर्फ आप पास नहीं हो जाओगे, आपको जैसे मैं अभी इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं ना यहाँ पे, उस तरीका से आपको इंप्लीमेंट करना होगा। अब ये इंप्लीमेंटेशन है। अब आपको जितना भी मैं यहाँ पे करा दे रहा हूं, उतने के बाद में आपको ये सारे पेपर डाउनलोड कर लेने हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन करने के बाद में ये इसी तरीका से आपको पढ़ते जाने। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो रूल्स आपको 1 बाय 1 करके आपको देखते जाने हैं। यदि आप इस तरीका से सारे प्रश्नों का आपको पेपर से पहले आप अभ्यास कर लेते हैं 1 से 2 बार, तो आप मान के चले आपके 99% पैसेज के जितने भी प्रश्न हैं वो सही होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 30+ प्रश्न आपको पैसेज से आते हैं, तो 27 आपको करने हैं। अगर आप सही समय लगा करके ये, और प्लस यदि आपका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है, तब भी आप, कितना भी आपका कमजोर रीजनिंग और मैथ है, तब भी आप 10 से 15 प्रश्न तो ऐसे आते हैं कि जो 5वीं 6ठी का बच्चा भी उससे प्रश्नों को कर लेगा। तो ये 15 प्रश्न आपके और हो जाएंगे, तो आपका जो है सेफ स्कोर हो जाएगा। ये मेरा उद्देश्य है। तो ये तो मैंने जैसा कि आपको बताया है अभी, तो मैं जो आपको इंप्लीमेंट कर रहा हूं ये आज से ही आपको इंप्लीमेंट करना है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ और पैसेज यहाँ पे कराऊं, 150 पैसेज आपको करा दूं, ये सारे पैसेज मैं ही कराऊं, तो भी आप हमें 100 कमेंट्स इसके नीचे करें, 100 कमेंट्स आप कर दें कि सर आप एक बार और एक क्लास इस पे ले लीजिए पैसेज के लिए, तो मैं एक क्लास इस पे ले लूंगा। नहीं तो आगे में जो मेरे लेक्चर आएंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे,
तो एक एक चैप्टर के करके हम लेक्चर लेके आएंगे, जितने भी छोटे छोटे लेक्चर होंगे वैसे वो। तो बेसिक और जो यूपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं, सिर्फ वो प्रश्न, और उस तरीका का शायद मेरे दिमाग में यदि कोई प्रश्न आएगा तो वह प्रश्न मैं यहाँ पे कराऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कराऊंगा। आप उसे रामबाण मान सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो सी सेट में कोई दम नहीं है इस तरीका का जो आपको फेल कर जाए, या कितना भी कठिन पेपर वो बनाएगा सारे ही फेल हो जाएंगे, या फिर आप भी फेल नहीं होंगे। तो या आप इस तरीका की मेंटेलिटी के साथ जाएंगे कि पास होंगे तो हम ही होंगे, फेल हमें कोई नहीं कर सकता, तो सी सेट का जो फियर है वो एकदम भाग जाएगा आपका। तो ये मेरा जो है यहाँ पर उद्देश्य है। तो एक बार हम और देखते हैं, एक पैसेज और देखते हैं हम। अच्छा, मैं आपको इंग्लिश वाला पैसेज करा रहा था तो वो एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश वाला पैसेज देख लेते हैं एक बार। Why do people prefer open defecation? यानी कि लोग खुले में शौच करना क्यों पसंद करते हैं। and not want toilets or if they have them, वो टॉयलेट में जाना नहीं चाहते लेकिन उनके पास वह है तब भी। if they have them only they use them sometimes, कभी कभी उनका प्रयोग करते हैं। recent research has so that to critical elements, कौन कौन से एलिमेंट्स है, आइडिया ऑफ द प्योरिटी एंड दैट पॉल्यूशन, प्योरिटी का विषय है, प्योरिटी का जो विषय है जो मैंने आपको भी बताया, और पॉल्यूशन का भी विषय है। नॉट वांटिंग पिट्स और दैट टैंक्स टू फिल बिकॉज दे हैव टू बी एम्प्टीड, these are the issues that nobody wants to talk about, but if we want to eradicate them practices of that open defecation, they have to be confronted and to deal the properly। तो जो मैंने आपको बता दिया वही यहाँ पे भी कहा गया है, यानी कि जो दो मुद्दे हैं कि एक दिन ये भर जाएंगे और दूसरा है कि पॉल्यूशन इससे होने वाला है, वाटर पॉल्यूशन इससे होने वाला है, उस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। और हो सकता है कि लोग ऐसा मान के चल रहे हो इसीलिए वो इसे यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मोस्ट जो क्रूशियल मैसेज है वो क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पीपल हैव टू बी प्रिसीव टॉयलेट यूज एंड दैट पिट एम्पिटिंग एंड द क्लीन एंड नॉट द पॉल्यूटिंग। तो वो चाहते हैं कि ये खाली रहे और पॉल्यूशन ना हो, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ परसेप्शन वो बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप एक पैसेज, हम एक बड़ा पैसेज देखते हैं, ये तो हमारे मॉडर्न पैसेज है, छोटे पैसेज है। एक बार कोई बड़ा पैसेज में मैं देखे लेता हूँ क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना वो काफी हो जाएगी, और ज्यादा लेंथ की वीडियो है लोग, क्योंकि मैं तो बनाऊंगा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका जो अहित हो इसमें, बस मेरा ये है कि जो लोग सीरियस हैं उनका प्रॉफिट हो जाना चाहिए, बाकी तो सब चलता है और चलता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, इसे लंबी वीडियोस हैं लेकिन इसे जरूर देखें। यदि वास्तव में आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट है, असल मायने में आप हैं, तो मुझे लगता है कि आप ये वीडियोस स्किप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे, मैंने आपको छोटे पैसेज करा दिए हैं। अब हम एक थोड़ा जो हमारा परंपरागत जो पैसेज है जिस लेंथ के आते हैं, एक पैसेज वैसा भी देखे लेते हैं, और इस तरीका से मैं इसी जो पूरे लेक्चर को कंक्लूड कर दूंगा इसी के साथ में। देखते हैं, ये वाला पैसेज है, ये 26 पेज पर है हिंदी में और 27 पेज पर है आपका इंग्लिश में। आप इसे देखना एक बार, और इस पर हम चलते हैं, इसका प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसमें शायद 2 प्रश्न हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व धारणा के जो प्रश्न है, पूर्व धारणा ये वाला है, पूर्व धारणा का प्रश्न है, ठीक है। और नीचे वाला भी क्या है, कथनों पर कौन सा सही है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना है। अब आप पढ़ना है इसे एक बार देखना। 47वां प्रश्न है, 47, और आप एक है आपका 48। 47 देखना एक बार। आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, समझ गए, कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा देखना, धारणीय कृषि का एक उद्देश्य है अल्पतम पारिस्थितिकी असंतुलन को सुनिश्चित करना है, ठीक है। देखते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, तो कुछ आपको लगा कि यार हो सकता है कि मे भी ये क्या हो, सही हो। देखते हैं आगे देखना, वनस्पति, अच्छा यहाँ पे मैंने जैसा तो नहीं करना चाहिए, मतलब आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अब मानो आप किसान हैं और आपकी फसल में क्या लग गया, कीट लग गया। अब आपको पता है कि यदि मैं यहाँ पे कीटनाशक का यूज कर दूं तो इसमें से कुछ तो फसल मेरे हाथ लगी जानी है, यानी कि 40-50 कुछ % तो हमें बची जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि करना नहीं चाहिए। आप देखा इसके अकॉर्डिंग करना नहीं चाहिए, तो मेरा मानना है मैं इस वाले को हटा दूं। देखना इस वाले को, थर्ड देखना आप, वनस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। वनस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी। यदि आप ये देखेंगे कि यदि वनस्पतिक कीटनाशक ही ज्यादा प्रभावकारी होते तो फिर हमें संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग की जरूरत क्यों पड़ती। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि पहले तो हमने वनस्पतिक कीटनाशक का ही प्रयोग किया होगा ना,
तभी यदि वो काम नहीं किए होंगे तभी तो वो कह रहा है कि संश्लेषित का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यदि मैं पहले वाले को यदि हटाता हूं तो भी मेरा आंसर मुझे मिल जाना है, क्या है, बी। क्योंकि हमें, जैसे कि मैंने, हमारा दूसरा रूल है या तो एकदम सही या तो एकदम गलत वाला विकल्प आपको चुनाव कर लेना है। तो एकदम सही आपको नहीं भी पता है लेकिन एकदम गलत आपको जरूर पता है, या आप इन दोनों को पढ़ के देखेंगे, यदि ये जैसे ही आपको एकदम गलत पता है तो ये कट जाएगा, और यदि हम इसे क्रॉस कर देते हैं तो हम आपके अपने आंसर तक यहां तक पहुंच जाते हैं। अभी हमने क्या नहीं पढ़ा है, अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा, अभी ध्यान रखना इस बात को, पैसेज हमने नहीं पढ़ा है और हमने आंसर तक पहुंचे हैं। देखते हैं एक और भी यहाँ, और सही है, आप चेक करना है इनके आंसर जो भी हम कर रहे हैं ये सही है या फिर गलत है। कीटनाशकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कीटनाशकों के, जैव कीटनाशकों के बारे में बात कर रहा है, वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। दूसरा देखना, वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। तीसरा देखना, वे किसी भी परिस्थितिकी तंत्र को जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ये तीन आपने देख लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। मुझे आप बताना कि आपने देखा होगा कि जब हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं या फिर जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो भी चीज बहुत खतरनाक होती है, ज्यादा खतरनाक होती हैं, वो ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करती हैं एनवायरनमेंट में। लेकिन यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, ये पर्यावरण, ये किसके लिए है? ये है आपका संश्लेषित कीटनाशक है, वो ज्यादा दिन तक बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा कि ये जो है जैव कीटनाशक के लिए, तो दूसरा वाला आप हटा देंगे तो ये हटा देंगे और ये हटा देंगे। अब तीसरा वाला देखना, वे किसी भी परिस्थिति तंत्र को जैव विविधता बनाए रखने के, किसी भी, देखना किसी भी, क्या जनरलाइजेशन कर दोगे क्या आप? मतलब आप किसी भी परितंत्र के लिए जरूरी है। मैंने जैसा बताया कि जब आपको सामान्यकरण करता है, वो जनरलाइजेशन करता है, यानी कि सामान्यकरण कर देता है, तब हमेशा बातें गलत हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1% ही सामान्यकरण होता है, 99% तो असामान्यकरण ही होता है। समझ गए ना? दुनिया की जितनी बातें आप देख रहे हैं उनका सामान्यकरण नहीं कर सकते आप, और करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भैया जरूरी है, तो यदि मैं ये भी हटा देता हूं तो आप देखते हैं फिर कौन सा बचेगा? ए बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? ए होना चाहिए। और इसका कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। अभी हमने क्या नहीं है, ये पढ़ा नहीं है पैसेज, ये पैसेज हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम 100% राइट आंसर तक पहुंच गए हैं। हम 100% राइट आंसर तक पहुंच गए हैं। पैसेज हमने नहीं पढ़ा है, तो आप समझ रहे होंगे ये कब का है? 2017 का पेपर है। इसी ट्रिक को अब 2022 के पेपर पर लगा के देखना। और यदि आप कहेंगे ये दोनों प्रश्न हमने कर लिए हैं, ये मैंने एक आपको बड़ा पैसेज करके दिखाया है, इसी तरीका से आप इसके अंदर भी जाएंगे तो आप इसी प्रकार से इसे पढ़ लेंगे। ये बड़ा पैसेज है तो आप इसे पढ़ लेना अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। मैंने आपको हिंदी वाला पढ़ के बताया, पढ़ा भी नहीं है मैंने तो फिर, लेकिन एक बार हम पढ़े लेते हैं, चलो, है ना, अपने पुष्टि के लिए पढ़े लेते हैं कि क्या ये सही है। अनेक किसान फसल की हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। कुछ विकसित देशों में तो कीटनाशकों की खपत 3000 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच रही है। दुर्भाग्यवश ऐसी कई रिपोर्ट है कि ऐसे यौगिकों में अंतर्निहित विषाक्तता होती है। समझ रहे ना आप? जो खेती करने वालों के, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण के खतरे में डाल देती है। यानी कि जो आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर हैं, यानी कि हम जो लोग हैं, वो हमारे अंदर भी आ जाएंगे हैवी मेटल। जैसे मैंने आपको भी बताया, जब आप एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ रहे होंगे तो आप बायो मैग्निफिकेशन आप पढ़ेंगे वहां पे, तो बायो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट भी यही है कि जो भारी तत्व हैं वो आपके जो फूड चेन है उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि भारी मेटल्स हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक बने रहेंगे, आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, आपके गट्स में प्रवेश कर जाएंगे, और वो क्या होते हैं? वो इनडाइजेस्टेबल होते हैं, क्योंकि फैट सॉल्युबल होंगे। तो क्या होगा इसका मतलब होगा कि जब आप उसको डेफिकेट करेंगे, यानी जब उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया आएगी, तो वो आपकी वाटर पे होती है, पानी पर होती है। तो पानी तो है नहीं, वो पानी से, तो भाई पानी पे वो नहीं होते, वो होते हैं किसमें? वसा में होते हैं, वसा में डाइल्यूट होते हैं, तो इसलिए वो बाहर आएंगे नहीं। तो इसका मतलब वो आपकी बॉडी में ही रहेंगे, और बॉडी में रहेंगे तो बहुत भयंकर रोग पैदा करने वाले हैं। ये साइंस के विषय में मैंने कुछ आपको बात बताई। अब हम आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो हमारी पर्यावरण में प्रवेश कर जाएंगे और उपभोक्ताओं को
उपभोक्ताओं में विषाक्तता पैदा कर देंगे। नेक्स्ट देखना, पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर देंगे। संश्लेषित कीटनाशक सामान्य, यहां देखना, संश्लेषित कीटनाशक सामान्यतः पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। संश्लेषित कीटनाशक सामान्यतः पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर वे सूक्ष्म जैविक विविधता को नष्ट कर परिस्थिति को असंतुलित उत्पन्न करते हैं। देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे उसने उल्टा दिया है। देखना इसमें वो कह रहा है कि वनस्पति कीटनाशक, तो जैसे ही आप इसे काट देते, इसको आप हटाते तो ये भी हट जाता, ये हट जाता। अब आप बच्चा का 1 और 2, और पहला जैसे मैंने आपको बताया कि उसने यहाँ पे क्या किया है, उपयोग नहीं करना, यानी कि सामान्यकरण करने का प्रयास किया, तो वो वैसे गलत हो जाता। फिर भी हम पैसेज पढ़ रहे हैं एक बार इसको वो करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपने कर लिया सूक्ष्म जैविक विविधता, यानी कि वे सूक्ष्म जैविक विविधता को नष्ट कर परिस्थिति की यानी इकोलॉजिकल असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। इनके अंधाधुंध उपयोग के परिणाम स्वरूप कीटों में कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित हुआ, यानी कि उन्होंने एंटीबॉडीज बना ली है इसके प्रति, यानी कि एंटीबॉडी उनके अंदर इसके प्रति बन गई हैं। अब उन पर इनका असर नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि मच्छर के भगाने के लिए गुड नाइट और ये कछुआ छाप वगैरह जो आप लगाते थे, अब वो बेअसर हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें इसके प्रति रोधकता उत्पन्न हो गई है। ठीक है, उपचार अब क्या है कि प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हुई है और जिन समस्याओं के उपचार किया जा चुका है वे फिर से बढ़ गई हैं। वनस्पति कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़क नियंत्रण करना इनके उपयोगकर्ता और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। समझ गए ना? वनस्पति के लिए बेस्ट वनस्पति कीटनाशक होना चाहिए, सुरक्षित होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कुछ घंटे अथवा दिनों में ही हानि रहित यौगिकों में टूट जाता है। यानी कि इसका जो डिसोल्यूशन होगा वो जल्दी से हो जाएगा, यानी कि जल्दी से ये डिसॉल्व कर जाएगा, जल्दी से ये विनिष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संश्लेषित कीटनाशक है वो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। कीटनाशक विशेषताओं से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकृति में मौजूद है। अधिकांश मृदाओं में आमतौर पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव इन्हें सरलता से विघटित कर देते हैं। वे परभक्षी की जैव विविधता को बनाए रखने और पर्यावरणीय प्रदूषण और मनुष्यों के स्वास्थ्य संकटों को कम करने में सहायक है। पौधों से बनाए गए वनस्पतिक कीटनाशक जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं और फसल सुरक्षा में उसका उपयोग करना व्यावहारिक रूप से एक धारणीय विकल्प है। और यही यहाँ पर दिया, धारणीय कृषि का एक उद्देश्य है अल्पतम पारिस्थितिकी असंतुलन को सुनिश्चित करना। बैलेंस विकल्प आपको लेकर के चलना है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन जो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं सिर्फ बताने में विश्वास नहीं रखता बल्कि मैं करने में विश्वास रखता हूं और करके आपको प्रैक्टिकल दिखाने में मैं विश्वास रखता हूं। तो मैंने वो करके आपको दिखाया है। आपको एक डेमो मैंने दिखाई है, शायद हमने 5-6 के करीब पैसेज आपको किए हैं, छोटे पैसेज भी किए हैं, और ये जो आपके परंपरागत जो पैसेज थे, जो लेंथी पैसेज होते हैं जिसमें 2 से 3 भी आपको प्रश्न आते हैं, वो भी हमने देख लिया है। अब इसी आधार पर जाकर के ये लेक्चर को आपको फॉलो करते हुए 2011 से 2022 तक के जितने भी पेपर हैं उनमें जितने भी पैसेज हैं सारे पैसेज इसी ट्रिक से आपको करते जाना है। पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे तब भी मैंने आपसे जैसा कहा कि 50% से भी ज्यादा प्रश्न आप बिना पढ़े हल कर लेंगे, लेकिन क्रॉस चेकिंग के लिए आपको कहीं कहीं पढ़ना भी पड़ेगा। तो जल्दी से आप पहुंच जाएंगे कि अच्छा ये वाला तो मैंने इसीलिए तो काटा था ये। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि पैसेज भी करने का एक तरीका है, समझ पैदा करो, और समझ के लिए भी तो एक समझ चाहिए फ्रेंड्स। तो वही समझ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, और समझें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये लेक्चर आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।